ये कहानी है रहस्यमय कुआं। बहुत पुरानी बात है। विजयगढ़ नामक राज्य में राजा सुशासन सिंह राज्य किया करते थे। राजा की महिमा दूर दूर तक फैली हुई थी। उन्हीं के राज्य में चंदन और नंदा रहा करते थे। दोनों की आर्थिक स्थिति ज्यादा ठीक नहीं थी। कमाई के नाम पर सिर्फ एक खेत का छोटा सा टुकड़ा था, जिस पर वो हर वर्ष खेती किया करते थे। लेकिन अभी कुछ वर्षों से बारिश ना होने के कारण वो बहुत कर्ज में डूब गए थे। भाग्यवान, अगर इस बार भी बारिश का यही हाल रहा तो फिर हमें भूखे ही मरना पड़ेगा। अरे, ऐसा क्यों कहते हो जी? जब ऊपर वाले ने हमें चोंच दी है तो दाने की व्यवस्था भी दी होगी ना। लेकिन ऐसा सोचते सोचते 3 वर्ष बीत गए हैं नंदा। अगर इस बार बारिश नहीं हुई तो फिर हमारी फसल कैसी होगी? साहूकार का कर्ज कैसे चुकाएंगे? फसल होना तो बात की बात है जी। पहले तो हमें इस बार पर विचार करना होगा कि इस खेत पर पानी कैसे लाया जाए, क्योंकि हमारा पुराना कुआं तो पूरी तरह से सूख चुका है। अब उसमें पानी की कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ नंदा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। फिर हम लोग क्या करें? ऐसे जीवन से तो मुझे मर जाना ही बेहतर लगता है। देखो ना, ईश्वर का कैसा न्याय है। गांव के बाकी लोगों के खेत में उनका कुआं पूरी तरह भरा हुआ है। सिर्फ एक हमारा ही कुआं है जो सूखा पड़ा है, और हमें कोई एक बाल्टी पानी भी देने को तैयार नहीं है। हमें एक बार साहूकार के पास चलते हैं और उनसे एक बार फिर से गुजारिश करके देखते हैं, क्योंकि और कोई तो हमारी मदद करने से ना रहा। चंदा और नंदा दोनों राज्य के साहूकार के पास जाते हैं। आ गए फिर से दोनों भीख मांगने? नहीं साहूकार जी, ऐसा मत कहिए। हम सिर्फ वक्त के मारे हैं। हम किसी से भी भीख क्यों मांगेंगे? बस आप हमारी एक आखिरी बार मदद कर दीजिए। जैसे ही इस बार फसल होगी, सबसे पहले हम आपका पैसा ब्याज सहित चुका देंगे। अरे, फिर पिछले 3 वर्षों का एक फूटी कौड़ी तुम लोगों ने वापस नहीं किया है। अब इस बार का कैसे चुकाओगे, वो भी ब्याज सहित? हमारा विश्वास मानिए साहूकार जी, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। फिर चंदन और नंदा दोनों जाकर साहूकार के पैर में पड़ जाते हैं और जोर जोर से रोने लगते हैं। ठीक है ठीक है, मैं अभी मुनीम जी से कहकर तुम दोनों को पैसे दिलवा देता हूँ। लेकिन तुम्हें इस कागज पर अंगूठा लगाना पड़ेगा, और अगर इस साल तुमने पैसे वापस नहीं किए तो तुम्हारी झोपड़ी की सारी जमीन हमारी हो जाएगी। नंदा और चंदन एक बड़ी लाचारी से एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। उम्मीद पर तो दुनिया कायम है जी। हमें इस पर अंगूठा लगा ही देते हैं, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है इस बार बारिश जरूर हमारी फसल अच्छी कर देगी। नंदा और चंदन साहूकार से पैसे लेकर कुछ मजदूरों की मदद से अपने खेत पर एक कुआं खुदवाते हैं, और उस कुएं को खुदता देखकर वो बड़े खुश होते हैं। कुछ देर में वो कुएं के पानी को देखकर बड़े ही प्रसन्न होते हैं और पूरे गांव में मिठाई बांटते हैं। नंदा, अब मुझे पूरी उम्मीद है कि अब हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। कुएं का पानी बड़ा ही मीठा और साफ है। अब कल ही मैं जाकर खेतों में बो दूंगा, सिंचाई करना चालू कर दूंगा, जिससे फसल ठीक समय पर आ जाए। हाँ जी, मैं भी आपके साथ चलूंगी जी, जिससे हमारा काम सही समय पर खत्म हो जाए। आप अकेले इतना ही काम करेंगे चंदन? नहीं, नंदा भी धूप में परेशान होगी। अब नंदा और चंदन दोनों अपने खेत की तरफ निकलते हैं। आज दोनों बड़े ही खुश थे, क्योंकि उनके अंदर अपने नए कुएं का उल्लास था। तुम बिल्कुल सही कहती हो नंदा। अगर ऊपर वाले ने हमें चोंच दी है तो दाना भी वही देगा। आज मेरी सारी चिंताएं दूर हो गई। बस अब जल्दी से खेत पर जाकर काम करना शुरू करना है। दोनों पति पत्नी खेत पर पहुंचते हैं और वहां वो कुछ ऐसा देखते हैं कि उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नंदा, कल ही तो हमने देखा कि यहाँ पर कुएं में झरझर करके पानी ऊपर तक आता रहा था, और अब इसमें तो पत्थर भरे हुए हैं।
कल शाम को तो हम यही खोद कर गए थे, एक रात में ही ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कहते हो। ये कतई संभव नहीं है। आखिर इस कुआं का सारा पानी गायब हो गया भला। अभी हम अगर किसी से कहेंगे तो क्या कहेंगे? कोई भला हमारी बातों पर विश्वास क्यों करेगा? चलो हम लौटकर साहूकार के पास चलते हैं, उनसे अपनी पूरी परेशानी को कहते हैं। चंदन और नंदा साहूकार के पास जाते हैं। अरे अब क्यों आ गए तुम दोनों? अरे अभी परसों ही तो पैसे लेकर गए थे। साहूकार जी, हमारे साथ कुछ ऐसा घटित हुआ है जिस पर आपको भी भरोसा नहीं होगा। यूं पहेलियां ना बुझाओ, एक बार में सारी बात बताओ। आखिर ऐसा क्या गजब हो गया तुम्हारे साथ? मैं कुछ नहीं जानता हूँ। मैंने इसलिए तुमसे पहले तुम्हारी झोपड़ी के कागज साइन करवा लिए थे। मैं आज ही अपने आदमियों को भेजकर झोपड़ी को वहां से हटाकर अपने घोड़े के लिए अस्तबल बनाऊंगा। नहीं साहूकार जी, ऐसा मत कीजिए। हम पर रहम कीजिए, हमारी बातों का विश्वास कीजिए। मेरे पति बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप हमारी बातों का विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं? महाराज, हमारी सहायता कीजिए। साहूकार हमारी झोपड़ी को हटाकर अस्तबल का निर्माण करने जा रहे हैं। लेकिन साहूकार की इतनी हिम्मत कैसे? फिर चंदन और नंदा दोनों महाराज सुशांत सिंह को अपनी आप बीती के बारे में बताते हैं। जी महाराज, आपने बिल्कुल ठीक सुना। कल वहाँ स्कूल में पानी लबालब भरा था। आज उस जगह पर पत्थर ही पत्थर है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही रात में वहां से पानी गायब हो गया और अब सिर्फ पत्थर भरे हुए हैं? महाराज, आप अपने किसी आदमी को भेजकर वहां दिखा लीजिए। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप दोनों चंदन के खेत में जाकर देखिए कि आखिर इस परेशानी का क्या कारण है, और साथ ही साहूकार को भी राज दरबार में उपस्थित होने के लिए बुलावा भेजिए। थोड़ी ही देर में साहूकार राज दरबार में हाजिर होता है। प्रणाम महाराज, आपने मुझे याद किया। साहूकार जी, मैंने आपको बुलाने के लिए अपने सेवकों को भेजा था। क्या यह सत्य है कि आप चंदन की झोपड़ी वाली जगह को हटाकर अपना अस्तबल बनाने जा रहे हैं? जी महाराज, ये सत्य है, क्योंकि अभी मुझसे ये परसों ही पैसे लेकर गए थे। अब इनका कहना है कि जहां इन्होंने कुआं बनाया था उस कुएं में अब पानी की जगह कंकड़ पत्थर भरे हुए हैं। हाँ, कुछ ऐसा है, मुझे भी ज्ञात हुआ है साहूकार। इसीलिए मैंने मंत्री जी को उसकी पड़ताल के लिए पहुंचाया है। महाराज जी, अब आप ही बताइए कि ये मुझसे पहले भी 3 वर्ष का कर्ज लिए हुए बैठे हैं। आखिर मैं कब तक इनको इसी तरह मुफ्त में कर्ज देता रहूंगा? साहूकार जी, थोड़ा धैर्य रखिए, हम इस विषय में पता करवाते हैं आखिर इसके पीछे क्या कारण है। ठीक है महाराज, जब आप बोलेंगे तभी मैं कोई कदम आगे बढ़ाऊंगा। मैं आपकी बात का मान रखता हूँ। तब तक मंत्री भी अपने आदमियों के साथ दरबार में हाजिर होते हैं। राजन को मेरा प्रणाम। महाराज, ये बिल्कुल सत्य है कि चंदन के खेत में परसों खोदे गए कुएं में पानी की बजाय सिर्फ पत्थर ही पत्थर नजर आ रहे हैं। मंत्री जी, सेवकों से कहकर चंदन और उसकी पत्नी के भोजन की उचित व्यवस्था कीजिए और कल ही दरबार में हमारे राजपुरोहित जी को हाजिर कीजिए। जैसी आज्ञा महाराज। चंदन और नंदा अपने घर आ जाते हैं और अगले ही दिन महाराज सुशांत सिंह के दरबार में उनके राजपुरोहित को उपस्थित होने का न्योता दिया जाता है। राजपुरोहित जी अपने आप में एक बहुत बड़े विद्वान थे, जो तीनों कालों को एक साथ देखने की क्षमता रखते थे। उन्हें ये सिद्धि कई वर्षों के कठिन तपस्या और साधना के बाद प्राप्त हुई थी। महात्मा जी को मेरा साष्टांग प्रणाम। हम धन्य हुए जो आप हमारे यहाँ पधारे। बताएं राजन, कैसे याद किया? हमारी कुछ शंकाएं दूर कीजिए राजपुरोहित जी। जी बताएं महाराज। क्या ये संभव है कि कल तक जो कुआं मीठे पानी से लबालब भरा था, आज उसमें सिर्फ कंकड़ और पत्थर भरे हुए हों? महाराज, इस मृत्यु लोक में वो हर बात संभव है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारे जीवन में होने वाली हर घटना का जरूर कोई प्रारब्ध होता है। मैं कुछ समझा नहीं गुरुदेव।
इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारे इस जीवन में जो भी हो रहा है उस बात का आपके पूर्व जन्म से कुछ ना कुछ कार्मिक संबंध होता है, जिसके आधार पर ये सब घटनाएं घटित होती। आपके पिछले जन्म में किए गए कर्मों का फल अगले ना जाने कितने जन्मों तक आपको भोगना पड़ता है। अच्छा गुरुदेव, इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा अच्छे कर्म कीजिए। जी राजन, लेकिन आप ये सब क्यों जानना चाहते हैं? इसके पीछे कौन सी खास वजह है? महात्मा जी, हमारे ही राज्य में रहने वाले चंदन और नंदा, जिन्होंने अभी 2 दिन पहले ही अपने खेत में कुआं खुदवाया था, लेकिन कल जब उन्होंने जाकर देखा तो कुएं में पानी का नामो निशान नहीं था। उसमें पानी की एक बूंद भी नजर नहीं आ रही थी और कुआं पूरा ऊपर तक पत्थरों से भरे हुए है। ठीक है, मैं इसमें ध्यान लगाता हूं। तब तक आप उन दोनों पति पत्नी को यहां राज दरबार में हाजिर कीजिए। जैसी आज्ञा राजपुरोहित जी। अच्छा, तो तुम दोनों ही हो? आओ बैठो। देखो, मेरी बात को समझने का प्रयास करो। जैसा मैंने बताया, हमारे वर्तमान जीवन में होने वाली हर घटना का संबंध हमारे पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के फल के आधार पर होता है। हमें आज प्रतीत होता है कि ईश्वर हमें कितने दुख दे रहा है, लेकिन इसका संबंध हमारे पूर्व जन्म से है। ये सुनकर चंदन और नंदा सोच में पड़ जाते हैं और एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। मैं कुछ समझा नहीं महात्मा जी। चंदन, मैंने अभी ध्यान लगाया, जिसमें मुझे ये ज्ञात हुआ कि तुम पूर्व जन्म में एक साहूकार थे, जो धन धान्य संतान संपत्ति हर तरह से परिपूर्ण थे। फिर एक साल तुम्हारे गांव में अकाल पड़ा, जिसके कारण गांव के लोग भूख और प्यास से परेशान होने लगे और तुम्हारे पास एक उम्मीद से अपनी परेशानी लेकर आने लगे। अच्छा महाराज जी। साहूकार जी, मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं। आप अपनी कृपा दृष्टि हम पर डालिए। गांव का हाल बहुत बुरा है साहूकार जी। चारों ओर त्राहिमाम मचा हुआ है। अरे तो हम क्या करें, अकाल तो सबके लिए है ना। जाओ यहाँ से। यहाँ क्या आसमान से अनाज और पानी टपक रहा है? लेकिन ये जग जाहिर है कि आपके हवेली में एक कुआं है जो पूरे साल पानी से लबालब भरा रहता है। अगर आप उसमें से कुछ पानी उपलब्ध करवा दें तो। तेरी बुद्धि तो नहीं फिर गई है? अरे चल निकल जा यहाँ से। बड़ा आया मेरे कुएं से पानी पीने वाला है। मैं आपके पैर पड़ता हूँ साहूकार जी, मुझ पर अपनी कृपा कीजिए, नहीं तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। साहूकार अपने आदमियों से कहकर उसको भगा देता है और उसके बच्चे भूख से मर जाते हैं। समय के साथ और परेशानियां बढ़ती हैं, तो गांव के सब लोग मिलकर उनकी हवेली पर जाते हैं और साहूकार जी से पानी और अनाज की मांग करते हैं। साहूकार जी, अगर आप हमें थोड़ा पानी और अनाज दे देंगे तो कोई कमी नहीं आ जाएगी। अच्छा, तुम्हें कैसे पता है लड़के? तुम सबका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? चलो भागो यहाँ से। और फिर साहूकार अपने आदमियों से कहकर सबके ऊपर पत्थर फेंकवाता है, जिससे डरकर सब लोग भाग जाते हैं। अरे मेरे पास तो अभी पानी और अनाज इतना रखा है कि 5 साल भी अकाल पड़े तो मैं आराम से बैठकर खाता रहूंगा। तभी साहूकार का आदमी भी उसके पास अनाज मांगने आता है। मालिक, हम पर भी दया कीजिए। हम तो दिन रात आपकी सेवा में लगे हुए हैं, फिर अगर हम भूख से तड़पे तो पूरा गांव हमारे ऊपर हंसेगा। हाँ हाँ ठीक है, तुम थोड़ा सा अनाज ले जाओ और रोज का बस एक ही मटका पानी मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं। जैसा आप कहें मालिक। इधर गांव के लोग बिगड़ते हालात को देखकर गांव को छोड़ने का मन बना लेते हैं और अपना सामान बांधकर गांव से निकल पड़ते हैं। तभी उन्हें रास्ते में एक आदमी मिलता है। गांव की एक बूढ़ी काकी उससे आगे का रास्ता पूछती है। बेटा, आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम मोहन है।
काकी, लेकिन आप सब इतने सारे लोग एक साथ इकट्ठे होकर कहाँ जा रहे हो? मोहन बेटा, हमारे गांव में भयंकर अकाल पड़ा है। सारे जानवर पानी की कमी के कारण मर गए हैं। हमारे बच्चे भी एक एक करके दम तोड़ आए हैं। इतना कहकर काकी जोर जोर से रोने लगती है। काकी आप रोइए नहीं, मैं इसमें आपकी सहायता कर सकता हूँ। मोहन के मुंह से ये बात सुनकर सबकी आंखें खुशी से चमक उठती है। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? जी भाई, बिल्कुल भाई। लेकिन कैसे? आपके पास पानी का कुआं है क्या? हाँ जी, आपने बिल्कुल सही समझा। मेरे पास पानी का कुआं है जो मीठे पानी से पूरे साल लबालब भरा रहता है। लेकिन बेटे, तुम इस घने जंगल में यहाँ अकेले कैसे रहते हो? क्या तुम्हें कोई जानवरों से डर नहीं लगता? काकी, मेरे पिताजी एक शिकारी थे। इसी जंगल में वो जानवरों का शिकार किया करते थे। पर एक दिन उन पर एक शेर ने हमला किया, जिसमें उनकी मौत हो गई। फिर यहाँ पर एक महात्मा जी जंगल में तपस्या किया करते थे। मुझे उनका सानिध्य मिला और मैं उन्हीं के सानिध्य में बड़ा हुआ। बेटा, तेरी माँ वो कहाँ गई? मेरी माँ भी अभी कुछ वर्षों पहले गुजर गई थी और अपने पिताजी के बुरे कर्मों के कारण जिन जानवरों के माँ बाप उनसे बिछुड़ गए थे, मैंने आजीवन उनकी सेवा करने की सोची। तो इस जंगल में रहने वाले सारे जानवर मेरे मित्र हैं। तो क्या हमें कोई भी जानवर नुकसान नहीं पहुंचाएगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप सब यहाँ निश्चिंत होकर रहिए। गांव के सारे लोग उस जंगल में निश्चिंत होकर रहते हैं और कुछ दिनों में बारिश होने लगती है और सब अपने गांव वापस लौट जाते हैं। तो वो साहूकार जिसने किसी भी गांव वाले को पानी और अनाज नहीं दिया, वो इस जन्म में चंदन बन गया और गांव वालों के श्राप के कारण वो इस जन्म में अनाज और पानी के लिए व्याकुल है। और गांव वालों पर फेंके गए पत्थर ही इस जन्म में तुम्हारे कुएं के पत्थर हैं। साथ ही साथ उस आदमी जिसके बच्चे भूख के कारण मर गए, उसके कर्मों के फल के कारण चंदन के बच्चे नहीं हुए। क्या? ये सुनकर नंदा जोर जोर से रोने लगती है। तो क्या अब हमें आजीवन बच्चे नहीं होंगे? घबराओ नहीं बेटी, तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म अच्छे हैं। तुम्हारे पिछले जन्म के अच्छे कर्म ही तुम्हें आज यहाँ मेरे समक्ष लेकर आए हैं। तो अब क्या करना होगा गुरुदेव? जंगल में रहने वाला मोहन ही इस जन्म में वही साहूकार है जो आपकी पिछले 3 वर्षों से मदद कर रहा है। अब आप उस साहूकार को बुलाकर उस कुएं में 11 बाल्टी पानी डलवाओ। कुआं पानी से पहले की भांति भर जाएगा। जो आज्ञा गुरुदेव। राजा के आदेश पर साहूकार को बुलाकर उससे 11 बाल्टी पानी चंदन के खेत में बने हुए कुएं में डाली जाती है और कुएं पुनः की भांति भर जाता है। चंदन और उसकी पत्नी खुशी खुशी अब रहने लगते हैं। चंदन और नंदा हर सोमवार गांव के वंचित बच्चों को भोजन कराते हैं और अगले ही 3 महीने बाद नंदा को खुशखबरी मिलती है। ये कहानी है प्रीतमपुर गांव की। वहाँ पर रमेश अपने मम्मी पापा के साथ रहा करता था। रमेश अपने मम्मी पापा की एकलौती औलाद था और वो बहुत ही लाडला था। उसके पापा शराबी थे। वो बहुत ज्यादा शराब पिया करते और कभी कभी रमेश को पीट भी दिया करते, मगर उसकी मम्मी उसे बचा लेती थी। मम्मी, पापा हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं? कभी आपको पीट देते हैं, कभी मुझे। बेटा, इनकी तो पीने की आदत हो गई है, पर तू परेशान मत हो। चल, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। कुछ समय बाद एक दिन रमेश के पापा पीकर आ रहे थे और उनका कहीं पर एक्सीडेंट हो गया। वो वहीं पर खत्म हो गए। रमेश बहुत छोटा था, लगभग 10 साल का, और उसकी माँ को भी एक गहरा झटका लगा था, क्योंकि उनके घर में सिर्फ एक ही इंसान कमाता था। माँ, अब हमारा क्या होगा? हम तो भूखे मर जाएंगे दोनों। नहीं बेटा, तू परेशान मत हो। अभी तेरी माँ है, मैं सब कर लूंगी। माँ, मैं भी कल से काम ढूंढना शुरू कर दूंगा। थोड़ा मैं काम करूंगा, थोड़ा आप करना। कम से कम खाना तो सही से खा पाएंगे। नहीं बेटा, अभी तो तू बहुत छोटा है।
और तेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है। तू बस पढ़ाई पर ध्यान दे, काम मैं खुद कर लूंगी। कुछ समय के बाद से रमेश की माँ काम पर लग गई। उन्हें खेतों में काम मिल जाता है, साथ ही इधर उधर जाकर घर में झाड़ू पोछा और बर्तन का काम भी शुरू कर देती है। इन सब से थोड़े पैसे उन्होंने रमेश की पढ़ाई के लिए जमा किए और थोड़े पैसे घर के खर्च के लिए। रमेश भी पढ़ाई में काफी अच्छा था, क्योंकि वो पूरा समय सिर्फ पढ़ता ही रहता था। रमेश ने 12वीं में अच्छे नंबर लाए और उसे पास किया, जिसकी वजह से उसकी माँ ने जो सारे पैसे जोड़ रखे थे, उसने वो पैसे उसे विदेश भेजने में लगा दिए। माँ, मुझे आपसे दूर नहीं जाना। आप अकेले यहाँ कैसे रहोगी? नहीं बेटा, मैं नहीं चाहती हूँ कि तू मेरी वजह से अपने भविष्य को बेकार करे। मैं चाहती हूँ कि तू खूब पढ़े और एक अच्छी नौकरी करे। पर मैं आपको यहाँ किसके सहारे छोड़कर जाऊंगा? तुझे मेरी परेशानी लेने की कोई जरूरत नहीं है। तू बेफिक्र होकर जा। मैं यहाँ काम करके तुझे पैसे भेजती रहूंगी। तू खूब मन लगाकर पढ़ाई करना। रमेश अपनी माँ की बात मानकर विदेश चला जाता है। कुछ सालों के बाद रमेश को अच्छे खासे पैसे मिलने लगते हैं, तो वो एक दिन अपनी माँ से बात कर रहा होता है। माँ, मैं आपको पैसे भेजना शुरू करूंगा और जो हमारा वो छोटा सा घर है, आप उसे बहुत अच्छे तरीके से बनवा लेना। तब आपको कोई चिंता नहीं होगी। मैं डिज़ाइन सब रेडी करके वहाँ पर कुछ लोगों को भेज दूंगा। वो अपना काम करते रहेंगे, बस आप समय से पैसे दे देना। हाँ बेटा, ठीक है, मगर ये काम तो तू जब यहाँ आ जाता तब भी करवा देता। हाँ, मैं वहाँ पर जल्दी जाऊंगा और आपको एक खुशखबरी भी दूंगा, पर फिलहाल आप काम शुरू करवा देना। कई महीनों के बाद रमेश का घर बहुत सुंदर बन जाता है, एकदम महल की तरह। और रमेश भी विदेश से वापस आ जाता है और अपने साथ अपनी वाइफ को भी लेकर आता है और अपनी माँ से मिलवाता है। माँ, ये है लिली, मैंने इससे वहीं पर शादी कर ली। अच्छा बेटा, जीते रहो। माँ थोड़ी सी हंसती है, मगर उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता। वो रमेश को साइड में ले जाती है और बोलती है, रमेश बेटा, तूने एकदम से बिना बताए शादी कर ली। मेरे कितने सारे ख्वाब थे तेरी शादी को लेकर, मगर तूने बताया भी नहीं। और लड़की भी अंग्रेजन लाया है। मैंने सोचा था तू शादी यहीं पर करेगा। अरे नहीं माँ, आजकल सब चीज नॉर्मल है, इसीलिए मैंने सोचा मैं भी शादी कर लेता हूँ। और लिली भी विदेश की होकर हमारे साथ एडजस्ट करने के लिए तैयार थी, तो मैंने सोचा इसमें क्या ही बुरा है। माँ ज्यादा कुछ नहीं कहती। ठीक है बेटा, जैसा तुझे अच्छा लगे। थोड़े दिन तो लिली बहुत अच्छे से रहती है और अपनी सास के साथ उनकी सेवा करती है, मगर फिर वो उससे परेशान होने लगती है, उनकी हरकतों से। वो लिली को जो भी काम बताती, लिली बस उसे एक कान से सुनकर दूसरे कान से उतार कर चली जाती। और जब रमेश आता है तो वो कहती है, रमेश, तुम्हें पता है तुम्हारी माँ कितना काम करवाती है? मुझे पूरा दिन बस किचन में खड़ी रखती है। अरे यार, माँ भी तो अकेली सब करती थी ना। अगर तुमने उनका थोड़ा काम कर दिया तो क्या हुआ? लिली मन ही मन कहती है, तुम मेरी बात ऐसे नहीं मानोगे। कुछ ऐसा करना होगा ताकि तुम उस बुढ़िया को यहाँ से खुद ही निकाल दो। फिर एक दिन लिली अपने पैसे टेबल पर रख देती है और वहां से चली जाती है। वहां पर उसकी सास आती है और लेट जाती है, और जब वो वहां पर सो जाती है तो लिली वो पैसे टेबल पर से उठा लेती है और फिर पूरे घर में चिल्लाती रहती है, मेरे पैसे किसने चोरी किए? मेरे इतने सारे पैसे चोरी हो गए। अरे बेटा, क्या हुआ? इतना शोर क्यों मचा रही हो? आप यहाँ पर लेटी थी ना, आपने मेरे सारे पैसे चोरी कर लिए। अब जब रमेश आएगा मैं ये बात उसे बताऊंगी। पर बेटा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये सब बात लिली रमेश को आकर बताती है और रमेश और लिली दोनों मिलकर अपनी माँ को घर से निकाल देते हैं। पर बेटा, अब मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा तो यही सहारा है। मैं आपको कुछ पैसे दे रहा हूँ, आप उसे लेकर कहीं भी चली जाओ, मगर यहाँ मत रहो। आज आपने चोरी कर ली है, क्या पता कल को आप क्या क्या चुरा लो। मैंने आपको क्या समझा और आप क्या निकली। ये बात उसकी माँ को बहुत बुरी लगती है और वो वहां से चली जाती है और रमेश का भी एक भी पैसा नहीं लेती। कुछ दिनों तक वो मंदिर में रहती है। मैं ऐसे नहीं अपनी जिंदगी काट सकती, मुझे अपने लिए कुछ करना होगा। आज तक मैंने सिर्फ अपने बेटे के लिए ही किया है और उसने मुझे ऐसा आईना दिखाया कि अब मेरे पास अपने लिए कुछ करने के सिवाय कोई रास्ता ही नहीं है। अब मैं क्या कर सकती हूँ? थोड़ी देर के बाद बूढ़ी अम्मा दिमाग चलाती है और फिर उन्हें एक आइडिया आता है। मुझे अचार बनाना बहुत अच्छा आता है,
क्यों ना मैं अचार बनाकर उसे बेचूं। कुछ दिनों के बाद जब बुढ़िया मंदिर में रहती है तो थोड़े बहुत पैसे लोग उसे देकर चले जाते हैं। उन पैसों से वो बाजार से सामान ले आती है और अचार बनाकर रख लेती है और अपना एक ठेला खरीदती है और उस ठेले में थोड़ा थोड़ा अचार रखकर मंदिर के बाहर ही बैठ जाती है। कुछ दिन तक किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया और ना ही उसकी कोई कमाई हुई। मगर एक दिन पंडित जी मंदिर के अंदर बैठकर खाना खा रहे होते हैं तो वो बूढ़ी खुद ही उनके पास जाती है। पंडित जी, लो ये अचार से रोटी खाकर देखो, फिर देखना आपको स्वाद कैसा आता है खाने में। पंडित उस बुढ़िया से अचार ले लेता है और अचार के साथ खाना खाता है। अचार पंडित को बहुत अच्छा लगता है। अरे वाह अम्मा, तुम तो बहुत अच्छा अचार बनाती हो और तुमने इतने दिन से अचार की दुकान खोल रखी है, मगर कोई भी तुमसे अचार लेने नहीं आ रहा। पर तुम चिंता मत करो, कल से मैं सभी लोगों को बताऊंगा कि वो तुम्हारे यहाँ से अचार लेकर जाए और मंदिर के बाहर एक तुम्हारे नाम का बोर्ड भी लगवाऊंगा। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इतना तो लोग आजकल अपनों के लिए नहीं करते जितना तुम मेरे लिए कर रहे हो। अरे नहीं माँ जी, आप परेशान मत हो, आपके अचार में जादू है, सबको अच्छा लगेगा। पंडित जैसा कहता है वो वैसा ही करता है। अगले दिन उसके मंदिर में जो भी आता वो बूढ़ी अम्मा के बारे में उसे बताता और उनके अचार की बहुत तारीफ करता। पंडित के कहने से कई लोगों ने अचार खरीदा और उन्हें वो अचार बहुत पसंद आया। फिर धीरे धीरे करके बुढ़िया का अचार और ज्यादा बिकने लगा और लोगों को पसंद आने लगा और बुढ़िया के पास बहुत सारे पैसे आ गए। फिर वो उस बुढ़िया ने अपना एक छोटा सा घर बना लिया जिसमें वो रहने लगी, क्योंकि अभी तक वो सिर्फ मंदिर में ही रह रही थी। भगवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इस उम्र में भी मुझे काम करने के लायक बनाया। मैं खुद अपने पैरों पर खड़ी हूँ। आज समझ में आया कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। और फिर धीरे धीरे करके बुढ़िया का अचार लेने वाले ग्राहक बढ़ गए थे और उन्हें ग्राहकों की वजह से घर से सुबह की शाम की 2 टाइम की रोटी आराम से मिल जाया करती। बुढ़िया ने अपना जीवन आराम से जिया। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें काम करने के लिए उम्र देखने की जरूरत नहीं। अगर हम कोई काम करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा उम्र को देखना जरूरी नहीं होता।